एग्जाम प्रेप। आज है 25 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के बारे में। तो अभी हाल ही में भारतीय कृषि वैज्ञानिक हैं स्वाति नायक, इनको 2023 का ये प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये पुरस्कार 40 वर्ष या से कम आयु के या 40 वर्ष के असाधारण वैज्ञानिक और खाद्य पोषण सुरक्षा तथा भूख उन्मूलन के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उन व्यक्तियों को ये दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार यानी जनक नॉर्मन ई बोरलॉग की याद में दिया जाता है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को सम्मानित करेगा जो संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसी भी अनुशासन या उद्यम में किसानों, पशुपालकों, मछुआरों या ग्रामीणों समुदाय के जो लोग होते हैं या कुछ अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, वो इस क्षेत्र में जो इसके अच्छा काम करेगा और प्रसंस्करण स्तर पर निकटता से और विवरण श्रृंखला में सीधे जो काम कर रहा होगा इसका अच्छी तरह से उसको दिया जाता है। ये पुरस्कार डिप्लोमा में मेक्सिको के क्षेत्र में काम करते हुए डॉक्टर बोरलॉग की छवि और $10,000 नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। ये रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा हर अक्टूबर मतलब प्रति बरस अक्टूबर में डेस मोइनेस अयोवा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता इसमें अदिति मुखर्जी, इनको 2012 में मिला था, और महालिंगम गोविंदराज, इनको 2022 में मिला था। और इस क्षेत्र में पहला पुरस्कार एम स्वामीनाथन को मिला था 1967 में। आइए देखते हैं हमारा आगे स्वाति नायक के योगदान के बारे में थोड़ा। तो इन्होंने सहभागी जो धान है ये पेश किया है, एक जो पहाड़ी इलाकों में के लिए एक उपयुक्त सूखा सहिष्णु किस्म का चावल है। मतलब ये सूखे में भी अच्छी तरह से चावल हो सकता है। इसके किस्म का नाम है बीना धान 11, जो बाढ़ सहिष्णु मतलब बाढ़ में भी अगर डूब जाता है तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। बीना धान 11 जिसे उड़ीसा की एक स्वदेशी भूमि की प्रजाति से पहचाना जाता है, मतलब वहाँ का लोकल है। और ये जलमग्न सहिष्णु सब वन जीन में भी शामिल है। सब वन जीन में कई मौजूदा लोकप्रिय उच्च उपज वाली किस्में हैं, जैसे सांबा, महसूरी, स्वर्णा, रंजीत आदि इसमें शामिल हैं। इसी तरह अन्य सूखा सहिष्णु किस्में भी हैं, जैसे DRR धान 42 और DRR धान 44। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मुक्त संचालन व्यवस्था के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को रद्द करने और इसकी बाड़ को लगाने का काम पूरा करने का आग्रह किया है। तभी ये चर्चा में आया है। तो ये मुक्त संचालन व्यवस्था क्या होती है? तो AFMR के तहत ये सभी पहाड़ी जनजातियां, चाहे वे भारत के नागरिक हों या म्यांमार के, भारत म्यांमार सीमा के दोनों ओर लगभग इसमें 16 किलोमीटर के भीतर की यात्रा बिना किसी परमिशन के कर सकते हैं। वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 1 वर्ष की वैधता वाला सीमा पास प्रस्तुत करके सीमा पार कर सकते हैं और प्रति यात्रा में 2 सप्ताह तक किसी भी क्षेत्र में, चाहे म्यांमार में चाहे भारत में, रह सकते हैं। FMR को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में 2018 में लागू किया गया था। FMR को IMB के किनारे रहने वाले लोगों के लिए दोनों सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। इससे स्थानीय लोगों को शादियां, आम त्योहारों को एक साथ मनाने और सीमा या व्यापार के माध्यम से सीमा पार गांवों के साथ सांस्कृतिक रूप से अधिक घुलने मिलने में मदद मिलती है। ये सीमा पार ग्रामीणों के बीच शारीरिक, जातीय और भाषाई, सांस्कृतिक और भाईचारे के संबंधों का प्रतिबिंब है। ये व्यवस्था इसलिए लाई गई थी क्योंकि पहले अंग्रेजी जब शासन था तो वो सारे लोग यहीं भारत म्यांमार सब पे उनका कब्जा था। तो जब उन्होंने आज़ाद हुआ भारत तो देश का बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग जिनकी रिलेशन इधर थे भारत में वो म्यांमार में चले गए, और जो म्यांमार के रिलेटिव थे वो और ज़मीन थी वो इधर आ गई थी भारत में। इसीलिए ये प्रावधान लागू किया था कि ये प्रावधान रहेगा तो आने जाने के लिए 16 किलोमीटर तक इधर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और अपना जो भी खेती पाती है और रिलेटिव हैं उनके साथ आ जा सकेंगे। यही कारण था। आइए देख लेते हैं भारत म्यांमार सीमा के थोड़ा। तो भारत म्यांमार सीमा में भारत के अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य म्यांमार से भारत के सीमा साझा करते हैं। इन 4 राज्यों में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इनकी लगभग 1643 किलोमीटर तक की सीमा साझा होती है भारत की म्यांमार से। ये उत्तर में चीन के साथ यात्रा बिंदु से दक्षिण में बांग्लादेश के साथ यात्रा बिंदु तक चलता है। असम राइफल्स को IMB की सुरक्षा का काम सौंपा गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है माउंट सेमेरू ज्वालामुखी के बारे में। तो अभी ये इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में आया है। तो ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी ये जावा और बाली के बीच का एरिया है ये। तो आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बोला अभी कि है, तो अभी इंडोनेशिया में ज्वालामुखी जावा प्रांत के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इसमें फट गया है, इसीलिए चर्चा में है। ये पूर्वी जावा और इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक सब कंडक्शन क्षेत्र में स्थित है जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यूरेशिया की प्लेट के नीचे जाती है, इसीलिए ये यहाँ जो दबा हुआ मलबा ये ऊपर उठता है और ज्वालामुखी का फटने का घटना सामने आती है। ये जावा द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। सुमेरु नाम हिंदू धर्म के मध्य विश्व पर्वत मेरू या देवताओं के निवास स्थान के रूप में माना जाता है, यहीं से लिया गया है। इंडोनेशिया प्रशांत रिंग ऑफ फायर में के क्षेत्र में स्थित है, जहां महाद्वीपीय प्लेटों के मिलने से उच्च ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां अक्सर होती रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में कुछ थोड़ा। तो रिंग ऑफ फायर इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर के एक साथ एक पथ है जिसे सक्रिय ज्वालामुखी को बार बार भूकंप यहाँ पर आते रहते हैं। ये प्रशांत महासागर में यहाँ से शुरू होके ये पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और यहाँ पे अक्सर भूकंप और चक्रवात वगैरह देखे जाते हैं। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। ये कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच सीमा का पता लगाता है, जिसमें प्रशांत, जुआन डे फूका, कोकोस, भारतीय, ऑस्ट्रेलिया, नाजका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेट्स शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वोल्सन कछुए के बारे में। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। आइए देखते हैं। अभी उत्तरी अमेरिका की एक सबसे बड़ी और दुर्लभ वोल्सन कछुआ की प्रजाति की मदद के लिए जीव विज्ञानी धीमी और स्थिर दौड़ में इसका प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा और दुर्लभ भूमि सरीसृप है, और साथ ही ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मूल निवासी है, और 6 गोफरस प्रजातियों में से एक इसकी दुर्लभ प्रजाति है। ये प्रजाति में वयस्क नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में छोटे होते हैं, मतलब मादा फीमेल इसकी बड़ी होती है, ये छोटे होते हैं। ये कछुआ एक ज़मीन पर रहने वाला सरीसृप है जो अपना 95% से अधिक समय बिल में बिताता है, जिसे वह अपने फावड़े जैसे अगले वाले पैरों से खुद ही बनाता है। कछुआ ये सक्रिय मौसम के दौरान लगभग अप्रैल से अक्टूबर तक सभी को अपना भोजन खोजने या घोंसला बनाने या संभोग मतलब सेक्सुअल रिलेशन करने की गतिविधियां होती हैं। वोल्सन कछुए का औसत जीवन काल ज्ञात नहीं है, लेकिन संभवतः ये शताब्दी के ऊपर तक ये जीता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो वितरण कहाँ है? तो ये वर्तमान में इस प्रजाति आहुआ, कोहुइला और डुरंगो राज्य में उत्तर मध्य मैक्सिको के घास के मैदानों में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित है, जहाँ ये अलग अलग आबादी में मौजूद है। इसकी संरक्षण की स्थिति, तो इस संरक्षण की स्थिति में IUCN की लिस्ट में ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और UPSC इस तरह के सवाल अक्सर पूछती रहती है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है इंडो यूरोपीय भाषाओं के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हित्ती साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हट्टासा में एक खुदाई के दौरान हित्ती अनुष्ठान पाठ के अंदर एक मिट्टी की पट्टिका पर एक अज्ञात इंडो यूरोपीय भाषा की लिपि की खोज की गई है। तो ये इंडो यूरोपीय भाषा के बारे में देख लेते हैं। इंडो यूरोपीय भाषाएं ये संबंधित भाषाओं का एक परिवार है जो आज अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी दक्षिणी एशिया में व्यापक रूप से बोली जाती है।
ये एक ऐसे होने वाली कल्पना है जो सबसे पहले सर विलियम जोन्स द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिन्होंने अपने समय में ज्ञात 4 सबसे पुरानी भाषाओं में, जैसे संस्कृत, लैटिन, ग्रीक और फारसी के बीच की समानताएं देखी थीं। सामान्य पैतृक पुनर्निर्मित भाषा को प्रोटो इंडो यूरोपीय कहा जाता है, जो अब बोली नहीं जाती हैं। उस भौगोलिक स्थान के बारे में असहमति है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। आर्मेनिया और काला सागर के उत्तर या पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तावित जो उम्मीदवारों के प्रमुख उदाहरण हैं। भाषाओं का इंडो यूरोपीय परिवार, अफ्रो एशियाटिक परिवार, जिसमें प्राचीन मिस्र की भाषाएं और प्रारंभिक सेमिटिक भाषाएं शामिल हैं। इसके बाद दुनिया में दूसरा सबसे पुराना है। इन सभी भाषाओं के भाषा परिवारों के बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है और साथ ही दुनिया भर में इसका फैलाव भी सबसे अधिक है। इंडो यूरोपीय परिवार विभिन्न उपसमूह में शामिल हैं। इंडो ईरानी भाषाएं, इसमें संस्कृत, हिंदी, बंगाली, फारसी शामिल हैं और इटैलिक भाषाएं, इसमें लैटिन, उसके वंशज और रोमान भाषाएं आदि शामिल हैं। जर्मनिक भाषाएं, सेल्टिक भाषाएं और बाल्टिक भाषाएं और स्लाव भाषाएं, इलीरियन भाषाएं जो विलुप्त हो चुकी है, और अल्बानियाई भाषा ये विलुप्ति के कगार पे है। अनातोलियन भाषाएं ये विलुप्त के सबसे उल्लेखनीय हित्तियों की भाषा थी और टोचरियन भाषा ये टोचरियन की विलुप्त भाषाएं हैं। ग्रीक भाषा, आर्मेनिया भाषा, उसके बाद में आधुनिक दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली इंडो यूरोपीय भाषाओं में सबसे अधिक स्पेनिश, अंग्रेजी, हिंदुस्तानी, पुर्तगाली, रूसी और पंजाबी, उसके बाद बंगाली भाषा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विदेशी संरक्षण, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक प्रैक्टिसिंग वकील के खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम पोसा अधिनियम 1974 के तहत जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया, उसकी रिहाई का आदेश दिया है। तो कोफे पोसा अधिनियम क्या है? इसे 13 दिसंबर 1974 को संसद द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और संवर्धन, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के लिए कुछ मामलों में निवारक हिरासत प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने का आदेश देने की शक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी संयुक्त सचिव और राज्य सरकार का कोई संयुक्त सचिव, यानी विदेशी सहित कोई भी इसको हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है। यदि तस्करी करता है या तस्करी को बढ़ावा देता है या परिवहन मतलब उसको इधर से उधर ले जाता है या उसको छिपाता है या भंडारण करता है या तस्करी की में शामिल व्यक्तियों को शरण देता है या तस्करी के सामान का व्यापार करता है, ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा कोई भी आदेश 10 दिनों के भीतर केंद्र को भेजा जाता है। हिरासत में लिए जाने का आधार, तो हिरासत में लिए जाने गए व्यक्ति को 5 दिनों के लिए भीतर सूचित किया जाना चाहिए। यदि कारण लिखित दिया गया है तो 15 दिनों तक की देरी की अनुमति है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को अदालत और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी संतुष्ट करना होगा कि उसने उचित विचार विमर्श के साथ कानून के अनुसार कार्य किया है। उच्च न्यायालय निष्पादन से पहले हिरासत आदेशों की जांच कर सकते हैं। निष्पादन में देरी के आधार पर हिरासत आदेश को निष्पादन से पहले चरण में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत गिरफ्तारी वारंट के समान आदेश को भारत में कहीं भी निष्पादित पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है। इसका एक सलाहकार बोर्ड होता है। तो सलाहकार बोर्ड में सरकार हिरासत की तारीख के 5 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को एक संदर्भ देना चाहिए, मतलब बोर्ड बनाना चाहिए, उसको ये केस देना चाहिए। सलाहकार बोर्ड को हिरासत आदेश के 11 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट अपनी देनी होती है और संतुष्ट होने पर हिरासत की अवधि 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। यदि सलाहकार बोर्ड की राय में हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण उसमें दिखाई देता है तो आदेश रद्द कर दिया जाता है और उनको रिहा कर दिया जाता है। भारत में अन्य निवारक हिरासत कानून भी कुछ हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, 1967 का गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और स्वापक औषधियों
और मना प्रभावी पदार्थ के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 आदि। बाकी एक और है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा। ये सारे कानून इससे मादक पदार्थों से तस्करी से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फतेहपुर सीकरी के बारे में है। तो ये फतेहपुर सीकरी फोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है। आइए देखते हैं। तो ये अभी एक 61 वर्ष का फ्रांसीसी जो पर्यटक था, इसकी फतेहपुर सीकरी में किले के अंदर एक मंच की रेलिंग से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई है, इसीलिए चर्चा में है। यह मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना है, जैसा कि हम इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये लाल बलुआ पत्थर से बना शहर है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1569 में महान सम्राट अकबर ने की थी और 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। फतेहपुर सीकरी की अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण 1586 में मुगल राजधानी को दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में नामित किया गया था। इसकी वास्तुकला क्या है? तो ये फतेहपुर सीकरी, इसकी संरचनाएं फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई 3 तरह की शैलियों से निर्मित है। ये इन संरचनाओं में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जो शहर को विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। ये 11 किलोमीटर लंबी किले की दीवार से घिरा हुआ है और इसके बीच कई प्रवेश द्वार हैं। इस परिसर में उल्लेखनीय इमारत जिसमें अन्य भी शामिल हैं, तो इसमें पहली है जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद जो सभी जामा मस्जिदों में सबसे पहले और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसीलिए इसको सभी जामा मस्जिद का घर कहा जाता है। ये अपनी भव्य संरचना, सुंदर मेहराब, जटिल रूप से डिजाइन किए गए प्रार्थना कक्ष के लिए जाना जाता है और इसमें एक बुलंद दरवाज़ा यहीं पर बना, इसी के अंदर बना हुआ है। ये प्रवेश द्वार है जिसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। ये फतेहपुर सीकरी का एक प्रतिष्ठित स्मारक है। इसका निर्माण गुजरात में अकबर की विजय अभियान की स्मृति में किया गया था। ये मुगल वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। यहाँ पर एक और महल दीवाने खास और दीवाने आम परिसर हैं। इनके भीतर यही 2 प्रमुख इमारतें हैं। दीवाने आम में इसमें निजी दर्शकों का जो ये हाल है, ये वह जगह होती है जहाँ अकबर निजी बैठकें अपने मंत्रीगणों के साथ करते थे, जबकि दीवाने आम इसमें सार्वजनिक दर्शकों का हाल होता था। यहाँ पर सार्वजनिक मामले के संचालन के लिए बैठक की जाती थी। और ये चौथा है पंचमहल। पंचमहल ये 5 मंजिला महल है। ये एक अनूठी संरचना है जिसका प्रत्येक स्तर पर खुले मंडप हैं। ये विश्राम और मनोरंजन के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कृत्रिम चट्टान यानी आर्टिफिशियल रीफ के बारे में है। तो आइए देखते हैं। अभी कुछ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन वाले गांवों के तहत एक उप गतिविधि के रूप में 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम रीफ इकाइयों की मंजूरी दी है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कृत्रिम चट्टान ये मानव द्वारा निर्मित संरचना है जो प्राकृतिक चट्टान की कुछ विशेषताओं की नकल करती है। ये इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप है जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों के पुनर्वास और सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और आवास में वृद्धि करने सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन के लिए किया जाता है। कृत्रिम चट्टानों का निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में चट्टानें, सिंडर ब्लॉक और यहाँ तक कि लकड़ी और पुराने टायर भी शामिल हैं, जो अनंत संख्या में आकार और शैलियों में आते हैं। परियोजना को भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे लाभ क्या होंगे? तो ये समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देगा और ये मछलियों की जनसंख्या में वृद्धि करने में को प्रोत्साहित करेगा और प्राकृतिक चट्टानों पर दबाव भी कम करेगा। तो आइए देख लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो ये मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसमें अनुमानित निवेश सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 24-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लगभग 20,050 करोड़ रुपए रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यानी लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 टन के अतिरिक्त बढ़ावा देना है
और 24-25 तक मत्स्य निर्यात आय को बढ़ाकर लगभग 1 करोड़ रुपए करना है। मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना, फसल के बाद नुकसान को लगभग 20 से 25% को कम करना है। और इसका नोडल मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गुलाबी हीरा के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने गुलाबी हीरे के निर्माण के पीछे एक कहानी का पता लगाया है, जो इसे प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट नूना और 1.3 अरब साल पहले अनुभव की गई रहस्यमयी भूवैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ती है। तो आइए जानते हैं गुलाबी हीरे के बारे में। गुलाबी हीरे, जिन्हें फैंसी गुलाबी हीरे के रूप में भी जाना जाता है, ये दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे प्रतिष्ठित रत्नों में से एक है। गुलाबी हीरे में विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई क्रिस्टलीय संरचना होती है। अब तक पाए गए सभी गुलाबी हीरों में से 90% से अधिक हीरे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र की एक ही खदान से प्राप्त हुए हैं। सभी हीरे पाइपनुमा ज्वालामुखियों या उनके नष्ट हुए अवशेषों में से पाए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं? तो ये लगभग 1.8 अरब वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई एक प्रलयकाली घटना के टकराए थे, और ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव वह उत्प्रेरक था जिसने कभी रंगहीन हीरों को उनके गुलाबी रंग में बदल दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि अर्गिल में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में गहराई से क्रिस्टलीकृत हीरे सतह पर लाए गए थे, और जब एक सुपर कॉन्टिनेंट नूना टूटना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे महाद्वीप टूटते हैं उनके किनारे खिंचते हैं, जिससे हीरे से भरपूर मैग्मा के छोटे छोटे हिस्से सतह पर आ जाते हैं। अब देख लेते हैं नूना क्या है। तो नूना ये एक प्राचीन महाद्वीप है जो हमारे ग्रह के सतह की शोभा बढ़ाता है। ये वैज्ञानिकों का मानना है कि नूना का अस्तित्व लगभग 1.6 से 2.5 अरब वर्ष पहले था, जो काफ़ी हद तक प्रसिद्ध पैंजिया से भी पहले का समय रहा है। शोधकर्ता भूवैज्ञानिक और चुंबकीय डेटा को एक साथ जोड़कर नूना के गठन का सक्रिय रूप से मानचित्रण करते हैं। इन सुरागों से पता चलता है कि नूना ने उन टुकड़ों को एक साथ लाया है जिन्हें अब हम उत्तरी अमेरिका या उत्तरी यूरोप और साइबेरिया के कुछ हिस्सों के रूप में पहचानते हैं। इस महाद्वीप ने एक साथ आने और टूटने के कई चक्रों का अनुभव किया है। संयोजन और फैलाव के प्रत्येक चरण ने पृथ्वी की सतह को नया आकार दिया। इन परिवर्तनों ने नई भूवैज्ञानिक संरचनाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने बाद में महाद्वीपीय के लिए आधार तैयार किया। नूना के बारे में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है पृथ्वी के वायुमंडलियों का विकास से इसका संबंध है। जैसे जैसे नूना का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ती गईं और इन ज्वालामुखियों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, जिसने ग्रह की प्रारंभिक वायुमंडलीय परिस्थितियों को आकार देने और संभावित रूप से जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है झेलम नदी के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये कश्मीर घाटी के शुष्क मौसम की स्थिति के कारण झेलम और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर काफ़ी गिर गया है, तो इसीलिए न्यूज में है। ये एक नदी है जो भारत के पाकिस्तान में बहती है। ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। झेलम को कश्मीर में वेथ और संस्कृत में इसको वेटेस्टा और ग्रीक में हाइट स्पेस, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक कश्मीर घाटी का मुख्य जलमार्ग झेलम रिवर है। ये पंजाब की 5 नदियों में से सबसे बड़ी नदी और सबसे पश्चिमी है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उत्तरी झेलम जिले से होकर गुजरती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में, ये है झेलम रिवर, ये सबसे पश्चिमी है। झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हीं को 5 नदियां कहा जाता है। पंजाब का नाम इन्हीं नदियों से लिया गया है। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के पीर पंजाल श्रेणी की तलहटी से अनंतनाग और बेरीनाग झरने से होता है। ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर और बुलर झील से होकर बहती है। इस नदी पाकिस्तान की ओर जाते हुए एक गहरी और संकरी घाटी भी बनाती है। ये पाकिस्तान के त्रिम्मू के पास चिनाव नदी में मिलती है। इसकी लंबाई
तो इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है, यानी 450 मील है। इसकी सहायक नदियों, प्रमुख सहायक नदियों में तो झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा है, और जिसको नीलम भी बोलते हैं, जो मुजफ्फराबाद के पास मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है। कुन्हार नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके रीजन और पाकिस्तान को कंघान घाटी के कोहाला पुल से जोड़ती है। अन्य सहायक नदियों में सैंड्रान नदी, बिंगरी नदी और अराफत नदी, बटलारा नदी और लिद्दर नदी और वेसा नदी आदि हैं। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल समाप्त हुए, और हमारा अगर कंटेंट और आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।